div can hello यूजर। ओके, डिव में स्टाइल ऐड करना है, तो एक तरीका है जीएसएक्स में ऐड करने का स्टाइल, की स्टाइल लिख के हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं लाइक दिस। अभी इसको इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है, बस देखिए कि हाँ कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। इसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, डिस्प्ले इज इक्वल्स टू फ्लेक्स, हाइट इज इक्वल्स टू 200, width is equals to background color is equals to tomato, ठीक है, is equals to center, align item is equals to center, ठीक है, color is equals to white, ठीक है। तो इस तरह से जो आप HTML में करते हैं, ये सारी चीजें HTML की हैं, लग रही हैं देखी देखी सी, सब कुछ HTML है, ठीक है, तो कुछ खास नहीं है इसमें। बॉर्डर रेडियस इज इक्वल्स टू 10। ये मैंने कंपोनेंट बनाया है, मैंने डिजाइन इसलिए ऐड किया था कि आपको पता चलेगा कि इतना कोड मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे? मार्जिन 10, ये हो गया। अब अगर मुझे इससे हेलो को बार बार दिखाना है पेज पे, तो मैं क्या करूंगा, सब कॉपी पेस्ट। क्या हुआ? हुआ तो मुझे क्या करना, मुझे बार बार कंपोनेंट नहीं लिखना पड़ा, जस्ट मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया और मेरा काम हो गया। तो ये पावर है रिएक्ट का। ये सेम चीज मैं वेनिला जावास्क्रिप्ट से कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। आप अपने एंड पे करके देखिएगा एक बार, ठीक है। सर एक वेब पेज पे मल्टीपल इमेज होती है, वो हाँ, भी ऐसे ही क्रिएट होती है। अमेज़न का वेबसाइट मैंने दिखाया, क्या हो रहा है वहां तो पे, सर कंपोनेंट इमेज चेंज हो रही है। तो सर सर अगर हम इसको उस पे हॉरिजॉन्टली दिखाना हो तो? वो तो स्टाइलिंग की बात है, आप जो आपके मन में आ रहा है आप वो इसके साथ करते रहिए। मैंने क्या किया, अभी जो डिव बनाया ये सारे एलिमेंट इस डिव के पार्ट हैं, राइट। अब इस डिव में मुझे एक स्टाइलिंग करनी है, लेट्स स्टाइल इट। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा इसको डिस्प्ले करना है फ्लेक्स। फ्लेक्स बहुत आसान है, फ्लेक्स, फ्लेक्स हो गया, ठीक। रैप कंटेंट, फ्लेक्स रैप, ये फ्लेक्स तो रैप सीएसएस है तो इसको तो अलग लिखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। लाइक दिस। क्या चीज? ये तो सीएसएस है ना, जो डिजाइन और ये हाँ सब का है हाँ, तो, बट ये ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये आप एक पॉइंट रेस कर रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐड करके अलग लिखना सही बेटर है, है। आगे देखिए ऐसी चीजें इवॉल्व होती है ना। मैं इसलिए आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, तो आपको फील हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है। क्या? हम इसको बाद में साफ करेंगे। ये हो गया कैसे नेम कर देता हूँ उस कंपोनेंट को। हमने उसको कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट कार्ड ना, तो हम एज अ डेवलपर उसको ऐसा नाम देते हैं, मतलब डेवलपर फ्रेंडली, क्योंकि हमें पता है वो कार्ड है, हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं है वो, हमारे लिए प्रोडक्ट का कार्ड है वो। तो हमने कहा प्रोडक्ट कार्ड है ये, इसके अंदर प्रोडक्ट का नेम होगा, तो प्रोडक्ट का नेम दिखा देते हैं, कोई भी हमने लिखा मैकबुक प्रो, ठीक है। कंपोनेंट कैसे बनाना है, ये सब चीजें क्या है, ये तो बात की बात नहीं, कोई भी कर लेगा। समझना इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्यों कर रहे हैं सारी चीजें ना। एक बार आपको फील आया, मजा आएगा, या तो इच्छा होगी सीखने की। हम्म तो अब यहाँ पे हमने किया मैकबुक प्रो, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ H4 पे, H4, H3, H3, ठीक है। ये हो गया मैकबुक प्रो। अब मुझे यहाँ पे एक इमेज दिखानी है, लेट्स ऐड अ इमेज। तो मैं एक इमेज ऐड करने के लिए एक वेबसाइट है lorem.space करके, तो इससे मुझे कुछ डमी इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो ताकि मुझे इमेज डाउनलोड ना करना पड़े, तो यहाँ पे 200 बाई 200 का एक मुझे इमेज चाहिए, 200 ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस के बाद मैं कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे चाहिए है एक वॉच या फिर शूज, ठीक है। तो एक शू का इमेज मुझे मिला, तो इस यूआरएल को मैं यूज करने वाला हूँ, तो ये यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया लाइक दिस, ठीक है। इसके आगे मुझे इसको रैंडम रखना है, तो मैं एक
क्वेरी ऐड कर देता हूँ इसके आगे विच इज, अभी इसको सेम रखते हैं, अभी नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगी। ठीक है, ये आए, सेव किया फाइल, क्या हुआ, इमेज नहीं दिख रहा। आया इमेज, लेकिन इसका जो फिर अगेन स्टाइल सीट वाली बात आ गई यहाँ पे, स्टाइल सीट सही नहीं है इसका। तो एक बार काम करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू कॉलम लाइक दिस, एंड बैकग्राउंड कलर मैंने कहाँ सेट किया है, टोमेटो, इसको रिमूव कर लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं 300। ये कहाँ गया, कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल्स, सॉलिड टोमेटो। ठीक है, ये कार्ड बन गया। क्या समझे इसमें? सर ये तो कार्ड बन गया, अगर कोई मतलब सेलर है वो अपनी तरफ से वो सारी बात की उसको बातें हैं, उसको अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, वो अलग अलग कहानी है। अभी हमको रिएक्ट सीखना है कि कंपोनेंट कैसे काम करता है। वो लॉजिकल बात पे चले गए आप कि सेलर एडमिन से क्या करेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बात की बात है। ठीक। क्योंकि आप बेसिक एक बार समझ गए तो फिर ओके। कुछ नहीं है, सब एक ही सारी चीजें हैं, है ना। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, और ये सर जो क्यूरियोसिटी है ये आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अब एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, मतलब ये रिएक्ट स्टार्ट हो गया है ना, हम बस बात नहीं कर रहे हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि हम एक फंक्शन कैसे एक कंपोनेंट बनाते हैं, ये हमने कंपोनेंट बना दिया, ये एक कंपोनेंट है। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज ये कि हम इसके अंदर से JSX रिटर्न करते हैं, कर दिया। इमेज HTML का पार्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। एक चीज और समझते हैं इसमें कि एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सारे कार्ड तो एक से हैं, है ना। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, आ रहा है कुछ? नहीं। मतलब सारे कार्ड सेम है, अगर हमको अलग अलग इमेज रखनी है। हाँ, डेटा बदल कैसे बदलोगे? तो डेटा बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डेटा कहाँ है, H3 अंदर है, राइट। नहीं, ये तो ठीक है, हम्म डेटा मैच नहीं हो रहा है, सू की जगह पे मैकबुक दे रहा है, वो कोई इशू नहीं है ना। हमको डेटा दिखाना, डेटा चेंज करना है। अगर आप चेंज कर लिया आपने एक बार, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। तो डेटा क्या है आपका, ये मैकबुक प्रो H3 के अंदर का कंटेंट और SRC के अंदर का URL, ये दो चीजें जो कि डायनेमिक रखनी। ओके, हाँ। तो दो चीजें मुझे डायनेमिक रखना, डायनेमिक रखना मतलब कि प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज डायनेमिक कब होती है, जब आप वेरिएबल्स यूज करते हो ना। तो या फिर जो फंक्शन है, फंक्शन को हम कैसे डेटा पास करते हैं, यूजिंग पैरामीटर्स। लेकिन कंपोनेंट के अंदर एक स्पेशल टाइप का पैरामीटर होता है विच इज प्रॉप्स। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC XYZ वीरेंद्र, कुछ भी। तो हम इसको कहते हैं प्रॉप्स। इसमें खास बात ये है कि आप इसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, प्रॉप ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे चलते हैं, कोई भी चीज समझ में ना आए कंसोल पे प्रिंट कर दो, सबसे आसान तरीका। ठीक, तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, आप फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, console.log भी लिख सकते हैं। हमने लिखा प्रॉप्स को प्रिंट करो, तो प्रॉप्स में क्या है, एम्प्टी, खाली प्रॉप्स। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, मतलब ये एक फंक्शन समझ लो, मतलब कंपोनेंट है। कंपोनेंट को हम इस तरह से कॉल करते हैं, या फिर उस तरह से हम उसको पेज में दिखाते हैं। हम इसको अगर डेटा सेंड करना, तो हम यहाँ पे इक्वल करके डेटा सेंड कर सकते हैं, की इक्वल वैल्यू। तो फॉर मैंने कहा नेम इज इक्वल टू मैकबुक एयर, तो अभी आप देखोगे प्रॉप ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है। आया, इमेज इज इक्वल्स टू, एक इमेज देना है। हाँ, एक चीज और, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इमेज देना है, ये हमने इमेज का URL दे दिया। ठीक है, ठीक, इमेज का URL दे दिया। अभी आप देखोगे प्रॉप जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर दो चीज आ गई, इमेज और नेम। अब क्योंकि इस प्रॉप के अंदर दो चीजें मिल चुकी हैं, अब उस वैल्यूज को रीड कैसे करना है, सिंपल जाओ, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू रीड करना, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, प्रॉप डॉट नेम, ये आ गया मैकबुक एयर। बाकी अनडिफाइंड है क्योंकि और भी है यहाँ पे जिसमें उन्होंने कुछ पास नहीं किया। कुछ पास नहीं किया मतलब अनडिफाइंड, पास किया है मैकबुक एयर, वो मुझे दिख रहा है। दूसरा इमेज,
props डॉट इमेज, props डॉट इमेज भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज अगर मुझे यहाँ H3 के अंदर दिखानी है, एक डायनेमिक वैल्यू अगर मुझे HTML के अंदर JSX के अंदर दिखानी है, तो मैं एक स्पेशल सिंटैक्स इसका मैं यूज करता हूँ, which is कर्ली ब्रैकेट। सिंगल कर्ली ब्रैकेट यूज करके इसके अंदर हम डायनेमिक वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 2 ऐड किया तो 2 दिख रहा है, 2 + 90 किया 92 होगा, कैलकुलेट होगा, ये 92 दिखने लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लॉजिकल जो पार्ट है जावास्क्रिप्ट का वो लिख सकते हैं, और आप एक वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हो। जब आप एक 92 93 लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं props डॉट नेम। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एम्प्टी है क्योंकि वो अनडिफाइंड था। बाकी मैकबुक एयर दिख रहा है क्योंकि वो वैल्यू सेंड किया था मैंने। इसी तरह से props डॉट इमेज, अगेन सेम चीज, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, डायनेमिक वैल्यू ऐड किया कर्ली ब्रैकेट, props डॉट इमेज, ये आ गया। तो एक इमेज दिखने लगा, बाकी एम्प्टी है क्योंकि कुछ डेटा ही सेंड नहीं किया आपने। हाँ, लेट्स रिमूव इट और कॉपी पेस्ट करेंगे अब इसको अलग अलग डेटा के साथ। ठीक है, तो ये जो एपीआई है जिसमें हम इमेज यूज कर रहे हैं, इसमें अगर मैं लास्ट में इसको, मुझे रैंडम वैल्यूज कैसे मिलेंगी, हाँ, एंड 1, तो एक वैल्यू मिला, इसके आगे लिखेंगे एंड 2। तो इस तरह से वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, बेसिकली कुछ भी आपको चेंज करना पड़ेगा उसमें। अब यूआरएल चेंज होगा, हल्का सा नया ऑब्जेक्ट मिलता है, नया इमेज मिलेगा। तो इस तरह से मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू इंसर्ट करना सीख गए हैं, और मुझे 1 2 की तरह पे जगह पे कोई डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यस। हम इस पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। एक वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, लेकिन इस 1 की जगह पे मुझे कुछ ऐड करना है, तो प्लस करके मैं यहाँ पे न्यू डेट ऑब्जेक्ट प्लस कर सकता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, लाइक दिस। नया वैल्यू मिलेगा, हर बार वो ऑब्जेक्ट कॉल होगा, एक नया डेट क्रिएट होगा और एक नया यूआरएल जनरेट हो जाएगा। अब मुझे 1 2 3 की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, दिस एंड नाउ। ओ, कोई दिक्कत है? हाँ, क्योंकि जब आपका डेट ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू देगा मुझे डेट ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि एक ही समय पे सारे ऑब्जेक्ट कॉल हो रहे होंगे। तो इसको रिमूव करेंगे, ये काम नहीं करेगा, इसकी जगह पे करेंगे मैथ डॉट रैंडम। परफेक्ट, सही है, मजा आया। कंफ्यूजन होगी काफी ज्यादा। कंफ्यूज होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने एंड पे। कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया, कंपोनेंट बनाना, फिर एक प्रॉप पास करना, फिर इमेजेस चेंज करना, समझ में आएगा, ठीक। कंफ्यूजन अगर इस पार्ट में हो रही है कि रैंडम इमेजेस कैसे आ रही है, उसको आप छोड़ हम्म। दीजिए, उसको, उस पर कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़िए, ठीक। बट इमेज आप हार्ड कोडेड ऐड कर दो, काम करेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, काफी टाइम है अभी हमारे पास। एक नया कॉन्सेप्ट विच इज कि यार मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है बहुत बड़ी, है ना। आप ऐसे कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको कैसे पता कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये डेटा तो डेटाबेस से आता है। मेरे हम्म। पास अगर 100 प्रोडक्ट है, तो मैं 100 टाइम्स ऐसे कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता। तो आप जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हो, एक ही काम बार बार करने के लिए खोल लो। लूप लगाते हो, लगा यस। दीजिए लूप, ठीक है। तो चलो लूप लगा के देखते हैं। ये सारी चीजें रिमूव करेंगे, ये रिमूव कर दिया। अब लगाएंगे लूप। लूप कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। तो पहली चीज तो ये कि मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं ना, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे डिफ के अंदर मैं एक एरे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 12 एक नंबर का मैंने एरे इंसर्ट किया, तो वो आपको पेज में दिखेगा, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब इसको रिमूव करते हैं, और एक मैं एक एरे बनाता हूँ JSX का। JSX का एरे बना सकते हैं, H1 हेलो, ये क्या है, एक एरे है JSX का, ठीक है, दिख रहा है पेज में, यस सर। यही है। अभी क्या करते हैं कि एक एरे बनाते हैं प्रोडक्ट एलिमेंट का, ये भी बन गया, दिख रहा है। ये जाएगा यस कर्ली सर। ब्रैकेट में क्योंकि डायनेमिक वैल्यू है। क्या हुआ, दिख रहा है, ये आ गया।
तो यहाँ पे क्या समझे आप कि आप एक एरे को ऐड कर सकते हो किसी भी JSX में, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे, JSX एलिमेंट्स होंगे। ठीक, अब इस पे इटरेट करेंगे। क्या करना है मुझे कि एरे मुझे बनाना है जिसके अंदर JSX एलिमेंट्स होने चाहिए। कॉन्स्ट एरे इज इक्वल्स टू ठीक है। तो क्या करना है मुझे कि एक एरे बनाना है जिसमें JSX एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, फॉर लूप है हमारे पास, एक एरे बनाया एम्प्टी एरे, और इस एरे के अंदर पुश करते जाएंगे डेटा। ठीक है, क्या हुआ, हाँ, फॉर लूप लगाया, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन एरे के अंदर हम पुश कर सकते हैं एक H1 एलिमेंट, ये कर दिया। इसके अंदर डायनेमिक वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, आई को इंसर्ट कर दिया, क्योंकि ये JSX है, और इस JSX के अंदर मैं डायनेमिक वैल्यू करली ब्रैकेट से ऐड करता हूँ। आई को मैंने इंसर्ट कर दिया, एरे के अंदर ये पुश हो गया, एरे के अंदर ये H1 हो गए। प्रिंट करके देखें इसको, कंसोल डॉट लॉग एरे, तो अभी देखो कंसोल पे क्या आ रहा है, 10 एलिमेंट्स का एरे है जिसके अंदर रिएक्ट एलिमेंट है, और ये रिएक्ट एलिमेंट कौन सा है, H1 ना। तो ये जो एरे है मैं इसको डिफ के अंदर दिखा सकता हूँ। अब क्योंकि एरे एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को दिखाने के लिए मैं करली ब्रैकेट का यूज करता हूँ, ये किया हमने और एरे ऐड कर दिया। एरे आया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि H1 है ये, तो ये H1 आ गया। H1 के आगे कुछ ऐड कर देते हैं, हेलो हेलो 1 2 3 4, इसके अंदर BR ऐड कर देते हैं, लाइन ब्रेक हो जाएगा। लाइन ब्रेक हो रहा है लेकिन वो इस फ्लेक्स की वजह से साइड में आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं H1 इंसर्ट कर सकता हूं तो मैं प्रोडक्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट। कर देते हैं प्रोडक्ट इंसर्ट, प्रोडक्ट कार्ड इंसर्ट किया, प्रोडक्ट कार्ड, ये हो गया प्रोडक्ट कार्ड इंसर्ट। इसके अंदर मुझे एक नेम पास करना है, नेम, राइट, नेम इज इक्वल टू मैकबुक प्रो, आ गया। इमेज ऐड करना है, कॉपी इट, इमेज इज इक्वल्स टू, ये हमने एक इमेज ऐड किया, इमेज ऑफ, ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं और एरे के अंदर हमें 10 प्रोडक्ट कार्ड इंसर्ट कर दिए और वो एरे हमने पेज में दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक है, अब हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम एक एरे के अंदर प्रोडक्ट कार्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये काम मैं और आसानी से कर सकता हूँ बिना फॉर लूप के, यूजिंग मैप। मैप क्या करता है, एक एरे लेता है और एक नया एरे रिटर्न करता है कुछ चेंजेस करके। हम्म। तो ये चीज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो नया एरे बनाएंगे, न्यू एरे ऑफ साइज 10, तो इसको मैं 10 पास करता हूँ तो 10 साइज का एरे बन जाता है। इसमें फिल कॉल करूंगा तो अनडिफाइंड से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ये हमने इसको रिमूव किया। ठीक है, तो 10 साइज का एम्प्टी एरे बन गया। अभी हम करेंगे यहाँ पे मैप का यूज, मैप थोड़ा आसान करेगा, मैप ही आगे यूज होने वाला है। बट मैंने इसलिए बताया फॉर लूप क्योंकि क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि एरे एक वैलिड एलिमेंट है और एरे के अंदर मुझे एक एरे रिटर्न करना है यहाँ पे। तो एक एरे बनाया एम्प्टी और उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्ट एरे रिटर्न करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम कहेंगे एरे डॉट मैप, इस मैप को मिलेगा एक एक आइटम विच इज इंडेक्स, सॉरी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के बाजू में मिलेगा उसको इंडेक्स भी। तो इंडेक्स, ये क्या है, प्योर जावा स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ भी रिएक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सब जावा स्क्रिप्ट है। यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न करना है,
सो लेट्स रिटर्न h1, हेलो लिख दिया, यहाँ पे आया सेम रिजल्ट। तो ये एरे एट द एंड मुझे एक नया एरे रिटर्न करेगा, वो जो नया एरे रिटर्न कर रहा है वो प्रिंट हो रहा है। इसकी जगह पे मैं प्रोडक्ट कार्ड रिटर्न कर सकता हूँ लाइक दिस। ये जो सिंटेक्स ये देखने मिलता है हमेशा आपको रिएक्ट में, वो ऐसे इवॉल्व होता है क्यों ऐसे, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स वैल्यू मैं इसमें कॉन्कैट करना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं, सिंपली करली ब्रैकेट ऐड किया, क्योंकि डायनेमिक वैल्यू अब ये इस पे मुझे प्लस करना है एंड करके इंडेक्स, इंडेक्स को मैंने प्लस किया 1 2 3 4 करके वो ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। क्या फर्क पड़ा उस लूप का वो देखते हैं। तो आपको एक बार एलिमेंट्स दिखाता हूं मैं, इस पे करेंगे माउस ओवर, ये आ गया। इसका यूआरएल क्या है, एंड 1, क्योंकि ये इंडेक्स 1 पे है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं, नेक्स्ट इमेज में एंड 2 आया क्योंकि इंडेक्स 2 था, डायनेमिक वैल्यू ऐड हो रहा है। सही है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। बढ़िया। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि थोड़ा स्कोर चेंज करते हैं, क्योंकि डेटा ऐसे तो मिलता नहीं है आपको। जब एपीआई से रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या मिलता है, डेटा का एरे मिलता है, ठीक है। तो वो डेटा का एरे कैसे मिलता है, एरे के फॉर्म में, राइट। तो एक काम करते हैं, एक डमी डेटा लेके आते हैं कहीं से। कहाँ से लाना है, एक वेबसाइट है मोरा ऐसा कुछ है, डमी डेटा, हाँ ये मोकराको, मोकारो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डमी डेटा जनरेट कर सकता हूँ। तो ये कैसे कर रहे हैं, क्या है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट फाइनली जो मेरे पास डेटा आएगा वो काम का होगा, ठीक है। तो एक आईडी जनरेट करते हैं, एक प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रोसरी नेम, ठीक है। कितने 50 कार्ड जनरेट कर लेते हैं, जेसन डेटा जनरेट कर लेते हैं, एंड देन रिव्यू द डेटा, डेटा कॉपी क्लोज। तो मेरे पास डेटा आ चुका है। एट द एंड मैं उसको ऐड कर देता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, ये मैंने जेसन पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एरे जिसमें प्रोडक्ट्स हैं और उसका आईडी है, ठीक है। तो इस तरह से वो डेटा मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैप काम आएगा आपके, कैसे, मैं इस एरे की जगह प्रोडक्ट एरे को एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ये आ गया। अब प्रोडक्ट्स पे जब आप मैप करोगे, मैप के एक एक आइटम मिलेगा, और एक एक आइटम क्या है, एक एक आइटम ये एक एक ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट पे क्या है, आईडी और नेम है। तो इस नेम को मैं इस आइटम के नेम से रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे आइटम डॉट नेम, देखो चेंज हो गया। हो गया। अब ये जो आइटम नेम है, इसके आगे मैं इसका सीरियल नंबर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आइटम की आईडी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो उसको हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक टेम्पलेट स्ट्रिंग, यहाँ पे ऐड कर देते हैं उस आइटम का आईडी, तो वो उसका आईडी हो जाएगा। कोलन करके हम उसका नाम दिखाना चाहते हैं, तो आइटम डॉट नेम आया 1 2 3 4, सही ना। तो इस तरह से कुछ भी आप जो चाहो वहां पे सेट कर सकते हो, बट ठीक है। अभी आइटम डॉट नेम इतना मुझे दिखाना था, ये आ गया। अभी क्या करते हैं कि अब एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये तो ठीक है, मैप किया हमने इस पे। अब एक चीज और यहाँ पे एक एरर आ रही होगी कि आपको एक की पास करना होगा हर एक एलिमेंट को। तो क्या होता है जब आप किसी एलिमेंट पे इटरेट करते हो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये रहा कि की देना जरूरी है। तो बेसिकली जब आप इटरेट करते हो तो रिएक्ट को पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा आइटम है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हर एक एलिमेंट का यूनिक की होता है। तो उसको हम एक की पास करेंगे, तो यूनिक बनाने के लिए अभी के लिए एक इंडेक्स पास कर देते हैं, या फिर आईडी भी यूनिक है तो आइटम का आईडी भी
पास कर सकते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, जो एलिमेंट अपडेट होगा फ्यूचर में, सिर्फ वो एलिमेंट अपडेट होगा, तो उसको फाइंड करने में रिएक्ट को हेल्प मिलेगी यूजिंग दिस की। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है कि कभी आपको इसका बैकग्राउंड कलर रेड दिखाना है, कभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दिखाना है। ये कैसे होगा कंडीशनली? कभी कभी देखा होगा कि कोई एलिमेंट अगर डिलीट हो चुका है तो वहां पे एक एडिट का बटन आता है। एडिट कर चुके हो आप तो कुछ और दूसरा एक्शन बटन आता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, है ना। कभी और कुछ दिख रहा है, कभी कुछ और दिख रहा है, तो कंडीशनली हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो H3 है ये, और ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग पहले कुछ और चीजें देखते हैं कि आप कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये प्रॉप है, ठीक है, तो प्रॉप के पास नेम है। अब आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़ा नेम है ना, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट, कुछ भी रिएक्ट नहीं, है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका नेम है, मैंने उसको स्टोर कर लिया प्रॉप्स डॉट नेम में, प्रॉप्स डॉट नेम के अंदर लाइक दिस, एंड इसको मैंने लेट में कन्वर्ट कर दी, और उस नेम को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लॉजिक लगाना चाहता हूँ कि अगर नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 10, देन मुझे क्या करना है कि जो नेम है, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है, तो मैं इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ लाइक दिस, नेम डॉट, सजेशन नहीं दे रहा है मुझे, दिक्कत ये है। तो अभी के लिए मैं इसमें स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो नेम डॉट ये मुझे सजेशन देने लगा, तो मुझे इसका सब स्ट्रिंग चाहिए 0 to 10 का, ठीक है। एंड देन फाइनल उसको मैं फिर से नेम में असाइन कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। वापस से कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉप्स डॉट नेम में दिस। तो क्या हुआ, 10 का साइज यहाँ पे मुझे मिल रहा है सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ना, बट आगे कुछ तो है इसमें, वो मुझे नहीं दिख रहा। तो मैं जब भी इसको छोटा कर रहा हूँ, मैं उसको मैं क्या करूंगा, मैं प्लस करके डॉट 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 ऐड करेंगे, तो इससे मुझे पता चलेगा कि इसके ये नाम था, ये बड़ा था, मैंने उसको छोटा किया हुआ है, ठीक है। सी, तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन फुल नेम मुझे कैसे मिलेगा? तो मैं क्या चाहता हूँ, जब इसमें माउस ओवर करूँ तो मुझे फुल नेम दिखाई दे, वो भी कर सकते हैं। कैसे? तो हर एक एलिमेंट में एक टाइटल नाम का प्रॉपर्टी होता है ना। अगर मैं इस टाइटल के अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा, जब भी मैं इस पे माउस ओवर करूंगा मुझे हेलो वर्ल्ड दिखेगा। दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, बहुत छोटा दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इस टाइटल में हम क्या दिखाएंगे, पूरा नाम दिखाएंगे जो एक्चुअल नेम था, प्रॉप्स डॉट नेम। तो नाम अभी पूरा नहीं दिख रहा है क्या है ये, बट माउस ओवर करेंगे तो फुल नेम दिखेगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये कैसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंपोनेंट के अंदर लॉजिक लिख रहे हैं। तो कंपोनेंट क्या होता है, फिर से आते हैं डेफिनेशन में। कंपोनेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, मतलब UI बोलते हैं जिसको हम, आपके UI का कॉम्बिनेशन प्लस उसके एक्शंस का और उसके लॉजिक का। तो इस कंपोनेंट का लॉजिक कहाँ है, ये है उसका लॉजिक, कि डेटा अगर कुछ और है तो क्या होना चाहिए, किसी बटन पे हमने क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, क्लिक नहीं किया तो क्या होना चाहिए, डेटा नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, तो ये होता है लॉजिक। तो जो लॉजिकल पार्ट है ये कंपोनेंट के अंदर होगा। तो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आपके UI का प्लस उसका जो लॉजिक होता है उसका कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको सर्च करते हैं, व्हाट इज रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। इंटरनेट पे पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां से आप सीखते हो कि कौन से वर्ड्स आपको यूज करना है इंटरव्यू देते टाइम, ठीक है। फील तो आपको आ गया कंपोनेंट क्या है, बोलना कैसे। सो कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट ऑफ कोड, दे सर्व दी सेम पर्पस एंड जो भी चीजें, हाँ ये है मेन। रिटर्न दी HTML, पहली चीज जो कि हम JSX बोल रहे हैं यहाँ पे, बट फाइनली जो JSX से कन्वर्ट होकर तो HTML ही बन रहा है, HTML है, ठीक है। बस इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं। Interactive interface the quickly and vendor JavaScript code dependent user independent। हाँ ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एक्शंस हैं और उसका UI है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है कंपोनेंट, एंड जो कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अभी मैं इसको इस पेज में यूज कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं इसको किसी और पेज में भी यूज कर सकता हूँ, इसी प्रोडक्ट कंपोनेंट को ना। फंक्शंस को रीयूज करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, वैसे ही हम कंपोनेंट को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और इसको 5-10 मिनट और देते हैं, थोड़ा इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, जितना हमने सीखा इतना
आज के लिए काफी है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग एक चीज। कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हम इन प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, कलर इज इक्वल्स टू टोमेटो, टोमेटो ये कोई कलर है, ये आ गया कलर, ठीक है। एंड बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं, अगर मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करूंगा तो कंप्लीटली जो प्रोडक्ट है उसकी ओपेसिटी चेंज हो जाएगी। कंप्लीट प्रोडक्ट की ओपेसिटी कम हो गई, तो इसकी ओपेसिटी को छोड़ते हैं, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी मैंने इसका टोमेटो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कोई और कलर विच इज डोजर ब्लू, तो ब्लू कलर हो गया। तो मैं इसको कंडीशनल रखना चाहता हूँ। कंडीशनल कैसे, कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें एक आईडी होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आईडी सेंड किया नहीं है यहाँ पे, तो आईडी भी सेंड कर लेते हैं इसको। मैंने कहा आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी। अब क्या होगा, प्रोडक्ट कार्ड को प्रोडक्ट का आईडी भी मिलने लगा, तो प्रॉप्स के अंदर आईडी है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि प्रॉप्स डॉट आईडी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो आईडी है वो इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो क्वेश्चन मार्क डोजर ब्लू, लेकिन अगर ये इवन नंबर नहीं है तो टोमेटो। आया, जिसका आईडी इवन नंबर था वो डोजर ब्लू है, जिसका नहीं था वो टोमेटो है। सही है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनली हम चीजों को रेंडर कर रहे हैं। रेंडर मतलब पेज में दिखाना, ठीक है। तो ये क्या है, ये इफ एल्स है, क्योंकि इफ एल्स हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते, हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा टर्नरी ऑपरेटर। हाँ तक कोई डाउट, कोई भी डाउट? मजा आ रहा है। सर इसके लिए CSS आना कंपलसरी है? इसके लिए नहीं, वो तो रिएक्ट का पार्ट है। आप CSS थोड़ा बहुत तो आना चाहिए अगर आप पेज डिजाइन कर रहे हो, लेकिन अगर ये CSS वाले कंपोनेंट किसी ने बना के पहले से रखे हुए हैं तो आपको CSS की क्या जरूरत? सर अगर हम बूटस्ट्रैप लगा दें और HTML CSS ना रखे रिज्यूमे में, तो कोई दिक्कत नहीं, बूटस्ट्रैप में पूछेगा ही क्या वो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ वेब डेवलपर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। आप अभी डिजाइन पे मत जाओगे मैंने कितना अच्छा सा कार्ड बना दिया, उससे कोई मतलब नहीं। हेलो, यस, यस सर। है ना। तो ये अलग चीज है। अब देखो, आप काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ सेम प्रोजेक्ट पे। आपका काम है कंपोनेंट पे डेटा को ऐड करना, ठीक है। मेरा काम है कंपोनेंट को डिजाइन करना। आप ये जो प्रोडक्ट कार्ड था ये मैंने डिजाइन किया है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन कि आपको इसके बारे में पता नहीं? हो सकता है। हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं। यूज इफेक्ट एक चीज कुछ भी है, रिएक्ट से मैंने उसको इंपोर्ट किया, आपको पता है इसके अंदर क्या लिखा? नहीं। तो वैसे ही मैंने कोड कर दिया, मैंने प्रोडक्ट कार्ड बना दिया और आपको बोला आप इंपोर्ट करो, यूज कर लो। तो आपको सिर्फ उसको डेटा पास करना है विच इज प्रॉप, है ना। इसको थोड़ा देखते हैं, इसको फील लेते हैं इस चीज का भी। तो हमने यहाँ पे SRC के अंदर एक फोल्डर बनाया UI नाम का। UI के अंदर एक बंदा है आपकी टीम में जिसका काम है UI बनाना, ठीक है। तो उसने एक UI बनाया जिसका नाम है प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट का जो मेन कोड था इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और उसको बस मैं मूव कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब क्योंकि इस फंक्शन को मुझे बाहर कहीं यूज करना है तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट कार्ड को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, प्रोडक्ट कार्ड, ठीक। लेकिन जो ये UI बंदा है, UI वाला बंदा, इसने और आपका काम आसान किया। इसने आपको एक और बना के दिया प्रोडक्ट्स डॉट JSX। और ऐप डॉट JSX के अंदर जो मैंने ये इटरेट किया हुआ है, ये वाला जो काम है, इसको भी मैं यहाँ से कट करके प्रोडक्ट्स के अंदर लिख देता हूँ। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट कार्ड कहाँ है, तो वो भी मैंने बना के रखा हुआ है, मैंने इंपोर्ट किया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये CSS वगैरह ऐड किया हमने, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर दिया।
तो क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, इसको डेटा देना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगा, तो ये कंपोनेंट मैंने इस तरह से डिफाइन किया कि आप इस प्रोडक्ट को जो प्रॉप्स है उसमें आप ये लिस्ट प्रॉप्स, ठीक है, हो गया। अब आप ऐप कंपोनेंट मैंने बनाया, मेरे पास प्रोडक्ट का लिस्ट है, ठीक है। अब आप ये भूल जाओ कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, सीएसएस कहाँ से आया, है ना। यही तो ब्यूटी है कि कंपोनेंट कोई और लिख रहा है, बस यूज करो उसको। रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब क्या है, यही। अब आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट का कार्ड कैसा दिखता है, क्या है उसमें, बट मैंने आपको ये बताया कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट करो, उसको लिस्ट पास कर दो, बस, ठीक है। अब बाकी चीजें आप भूल जाओ। आपका काम था प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना। कहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लेते हैं मैन्युअली। इंपोर्ट ./ui के अंदर प्रोडक्ट्स, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट्स, ये आ गया। प्रोडक्ट्स को यूज किया, इसको एक लिस्ट चाहिए था तो हमने इसको लिस्ट पास करना है, जिस लिस्ट का जो की है वो होगा प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, और डेटा पास करना है जिसका आगे नेम है प्रोडक्ट्स, पास किया तो इसको मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न कर दिया, आ गया। अब आपको तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा है सीएसएस में, क्योंकि ये तो किसी और बंदे ने बनाया है, आपने नहीं बनाया है ना। तो जो रिएक्ट डेवलपर है उसका मेन काम यही है कि आप कैसे डेटा पास कर रहे हो, डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हो। वो सीएसएस लिखना किसी और का काम हो सकता है, लेकिन एज अ वेब डेवलपर आपको पता होना चाहिए, ठीक। प्रोडक्ट्स आ गए। अब आपको यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट देखेंगे नहीं, हो सकता है कि आपने यहाँ पे नल पास कर दी, क्या एरर आ जाएगी कि भाई ये तो नल है, और नल पे आप कैसे इटरेट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग, बहुत बढ़िया एग्जांपल। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस प्रोडक्ट्स हो सकता है कि स्ट्रिंग हो, है ना। तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि डॉट इज एरे। अब ये मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ये रिएक्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। हमने इसको पास कर दिया प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट भी है और वो एरे भी है। एक और कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि भाई वो एम्प्टी तो नहीं है, तो हमने एक और कंडीशन लगाया, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर 0, है ना। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो मुझे प्रोडक्ट का लिस्ट दिखाना है, दिखा दिया, ठीक है। क्या हुआ, नल पास किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट का लिस्ट नहीं होता तो क्या होगा, तो रिटर्न करेंगे हम कुछ 1, H1 नो प्रोडक्ट्स, नो प्रोडक्ट्स। लेकिन अभी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो इसको मैं आगे मूव करके कॉन्स्ट टेम्परेरी एंड इस प्रोडक्ट को एम्प्टी लिस्ट असाइन किया, नो प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिमूव करते हैं इसको, प्रोडक्ट्स आ गए वापस। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग है, कंडीशन के बेसिस पे हमने कुछ और दिखाया, कंडीशन कोई दूसरी कंडीशन के बेसिस पे कुछ और दिखा दिया, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस का एक एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्ट्स ये रहा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलर सीएसएस का, ठीक है, उसको समझते हैं। एक और है ग्लोबल सीएसएस भी आप ऐड कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप app.css में इतना सारा सीएसएस लिखा है, वैसे आप यहाँ पे अपना सीएसएस लिख दो ना। तो वो करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, एक सीएसएस ऐड करते हैं, प्रोडक्ट हाइफन रैपर, प्रोडक्ट कंपोनेंट है प्रोडक्ट्स वाला, इसका स्टाइल रहेगा वहां पे, लेट्स कट इट। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलेगा कि ये वाली स्टाइल और वो स्टाइल है, उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अंदर एक क्लास अप्लाई कर देते हैं, क्लास नेम। अब क्लास की जगह पे आपको क्लास नेम यूज करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट रैपर, ठीक है। तो प्रोडक्ट रैपर में कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा ना, ये फ्लैक्स नहीं है क्योंकि वो सीएसएस रिमूव हो गया। प्रोडक्ट रैपर नाम का क्लास है, इसके अंदर मुझे सीएसएस ऐड करनी है, ये हमने ऐड किया। सेव करते हैं इसको, प्रोडक्ट रैपर, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्ले नाम का प्रॉपर्टी, और फ्लेक्स रैप नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे होता है फ्लेक्स हाइफन हाइफन और प्लस यहाँ पे सिंगल डबल कोट्स नहीं होता, लाइक दिस। तो आप जो चीज यहाँ लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कैसा दिखेगा वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जाएगा ऊपर ऊपर से थोड़ा सा। सीएसएस को शुरू में तो समझ में आया होगा काफी सारी चीजें,
एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने एंड पे, जैसे ही आप एक दो एग्जांपल बनाओगे एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्लेक्स रैप इज इक्वल्स टू रैप, ये हो गया। ठीक है, तो ये भी साफ सुथरा हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट कार्ड के पास, इसका CSS भी उठा लेते हैं। कट, क्लास नेम ऐड कर लेते हैं, क्लास नेम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट हाइफन कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड का CSS लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट हाइफन कार्ड, ये आ गया। अब वो जो स्टाइल वाला CSS था उसमें कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डबल कोट नहीं रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं होता क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो इसको हमें कॉमा को रिप्लेस करेंगे विथ सेमीकोलन प्लस जस्टिफाई कंटेंट, ये कैमल केस नोटेशन है, तो यहाँ पे कैमल केस नोटेशन नहीं होता स्टाइल शीट में। जो आप लिख रहे हो उसको जस्ट कैमल केस नोटेशन में कन्वर्ट कर दोगे आप, तो वो जावास्क्रिप्ट की स्टाइलिंग बन जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट लाइक दिस, अलाइन आइटम्स लाइक दिस, बॉर्डर रेडियस लाइक दिस, बैकग्राउंड कलर। हाँ, अभी बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हम लिख नहीं सकते, तो इसका एक तरीका है, उसको हम आगे देखेंगे। 1 मिनट लगेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर टोमेटो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ना सारे डबल कोट्स रिमूव करेंगे, सही है। ये हो गया, कुछ तो दिक्कत है। पिक्सल्स, पिक्सल्स आया, ठीक। अब कंडीशनल रेंडरिंग ऐसे होगी, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, हाँ ठीक है, हाँ बस बंद कर रहे हैं एक थोड़ा और, कंडीशनल रेंडरिंग फाइनल। तो क्लास नेम है, प्रोडक्ट पे क्लास है, तो हम इस क्लास को डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमिकली कैसे ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे ऐड किया ये टेम्पलेट स्ट्रिंग, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रिंग में हम एक वेरिएबल एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं कंडीशनली एक वैल्यू ऐड करूंगा, क्या कि इसका कलर क्या होना चाहिए। तो अगर जो आईडी है विच इज props डॉट आईडी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, अगर क्वेश्चन मार्क, मुझे एक क्लास ऐड करनी है विच इज टोमेटो, ठीक। या फिर हमने कहा एक क्लास बनाएंगे बीजी टोमेटो, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस क्लास का क्या नाम देना चाहते हो। तो अगर 0 है तो बीजी टोमेटो क्लास अप्लाई करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे बीजी डोजर DODGER ब्लू, डोजर ब्लू, ठीक है। ये क्लास अप्लाई करेंगे, बट ये क्लासेस है नहीं, अभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। एक क्लास अप्लाई किया जिसमें अप्लाई करने से बैकग्राउंड कलर हो जाएगा डोजर ब्लू। एक और क्लास बनाएंगे BG टोमेटो, जिसको अप्लाई करने से जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा टोमेटो, हो गया। ओके, सो ये है रिएक्ट। बहुत सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा समझ चाहिए। आई होप बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, लास्ट की चीजें समझ में नहीं आएंगी, जो कि आ जाएंगी प्रैक्टिस के बाद। और जो बाकी का जो कोड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। GitHub edit react day 1, फंक्शन अब सेशन में ना हो, ये रहा February 13, उस पे जाओगे तो ये कोड मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी सेशंस हैं फंक्शन आपके, जिसका सारा कोड इस रिपोजिटरी में है। कुछ भी देखना है, रेफरेंसेस, बहुत सारे टॉपिक अलग अलग, सबका कोड आप देख सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अब बताइए कोई डाउट।